हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बजट 2024-25 के बजट को डिकोड करेंगे। तो अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो बजट है वो तो फरवरी में आ जाता है, तो जुलाई में क्यों करा रहे हो मैम? क्योंकि अभी जो है इस साल जो आया था इंटरिम बजट आया था, तो अब जनरल बजट आ चुका है, फुल बजट आ चुका है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और वही चीज़ हम यहाँ पर बताऊंगी जो आप बिल्कुल अपने नोट में लिख लीजिएगा और उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं कि बजट होता क्या है। स्टूडेंट, अगर मैं आपको बताऊं तो सरकार, गवर्नमेंट जो एक्सपेक्टेड है, ओके, जो एक्सपेक्टेड है हुआ नहीं है, आने वाले साल में जो एक्सपेंडिचर और रिसिट्स करेंगी, मतलब जहां से पैसा आएगा या फिर जो पैसा खर्चा करेंगी, उसका एस्टिमेटेड होता है बजट। और ये सिस्टमेटिक होता है कि कहां पर खर्चा करेंगे, क्या करेंगे, ये प्रेजेंट होता है, ओके, पार्लियामेंट में अप्रूवल होती है एंड देन जाके ये बजट जो होता है पास होता है और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो उन्होंने बोला है वो खर्चा करती हैं। ओके, तो जो बजट है ना, बजट बजट बोलते हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नहीं मेंशन है, तो क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ना कि बजट लिखा हुआ है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बजट का नाम लिखा हुआ है। ओके, बात करते हैं कि कौन, आपके माइंड में आता होगा ना कि कौन बजट को प्रिपेयर करता है, कौन इसको पूरा बजट को बनाता है। तो एक डिवीज़न है, दैट इज़ बजट डिवीज़न अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। डिपार्टमेंट कौन से है? इकोनॉमिक अफेयर, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हैं और ये नोडल बॉडी, मतलब मेन बॉडी है बजट को प्रिपेयर करने के लिए। तो कौन सा डिवीज़न है? बजट डिवीज़न है। कभी कभी एग्जाम में इकोनॉमिक डिवीज़न दे देते हैं, नो, दैट इज़ बजट डिवीज़न। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो बजट को प्रिपेयर करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, तो ये चीज़ है। अब इस साल जो आया था स्टूडेंट, वो इंटरिम बजट आया था। जब इलेक्शन ईयर आता है तो फुल बजट हमें देखने को नहीं मिलता है, इंटरिम बजट देखने को मिलता है। एंड देन जुलाई में जब नई सरकार आ गई तो अब जितने भी महीने रह गए हैं उसके जितने भी एक्सपेंडिचर और रिसिट्स करना है वो बजट अभी पास हुआ है। तो ये डिफरेंस है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसको देख लीजिएगा और कभी जब हम बजट करेंगे तो उसमें मैं आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि किसने, और ये एग्जामिनर का फेवरेट होता है कि किसने सबसे ज़्यादा टाइम बजट को प्रेजेंट किया है। किसने, कौन से फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट को प्रेजेंट किया है? तो मोरारजी देसाई जी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट को प्रेजेंट किया है एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। नंबर टोटल है 10 टाइम, 10 टाइम किया है। ओके, तो अभी आपको पता है निर्मला सीतारमण जी हमारे फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैं, तो उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और बजट के बारे में पढ़ते हैं कि जो सरकार है उन्होंने बजट पे क्या क्या बोला है। तो जब हेडिंग की बात करें तो उन्होंने, ओके, जब हेडिंग की बात करें तो उन्होंने 4 मेजर कास्ट के बारे में बात करी है। वो वाला कास्ट नहीं, उन्होंने बोला है ये कास्ट जिस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो पहला कास्ट जो उन्होंने बोला है फार्मर, फार्मर के वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना। फिर बोला गरीब, मतलब पुअर, पुअर के लिए काम करना है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। युवा, आपको पता है कि हमारी कंट्री में जो लेबर फोर्स है बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके में स्किल और उनकी हेल्थ सही नहीं है, तो युवा मतलब यूथ के लिए काम करेंगी सरकार। नेक्स्ट जो फोरकास्ट उन्होंने बोला है दैट इज़ वुमेन, वुमेन के लिए, ओके, एम्पावर करने के लिए काम करेंगे कि जो जेंडर
इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो हाईलाइट और थीम जो है पूरे बजट का वो क्या है। पहला है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा नीड है एम्प्लॉयमेंट की और जॉब अपॉर्चुनिटी की। एक तो लेबर फोर्स भी बहुत ज़्यादा है और उनको काम नहीं मिल रहा है, तो हमारी लेबर फोर्स, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज की वेस्टेज हो जाता है। अब कब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा स्टूडेंट? जब उनकी स्किल अच्छी होगी। पढ़ तो लेते हैं लेकिन स्किल मतलब जब जॉब होता है तो हमें वो काम करना ही नहीं आता है। तो स्किल इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम करेंगे सरकार। फिर बोलते हैं MSME, फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जो छोटे छोटे हमारे इन्वेस्टर हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा योजनाएं हैं। थीम यही है। ओके, और मिडिल क्लास के लिए, ओके, मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिच तो फिर भी मिल जाता है, रिच को तो रिच ही हैं, पुअर को फिर भी सरकार कर लेती हैं, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती हैं वो मिडिल क्लास, तो उनके लिए काम करेंगे। ठीक है, ये बात है। अब देखेंगे कि हर बार जब भी बजट आता है स्टूडेंट तो प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं। ओके, तो इस बार के बजट में 9 प्रायोरिटीज़ हैं। एग्ज़ाम में पूछ सकता है एग्जामिनर कि कितनी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन पिछले साल के बजट को देखोगे आप तो 7, 6 ऐसे प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन इस साल के बजट में 9 प्रायोरिटीज़ हैं। एक बार देख लेते हैं और इसको करके जाइएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो प्रायोरिटीज़ नंबर 1, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है। एग्रीकल्चर में रिसर्च डेवलपमेंट करनी है, नेचुरल फार्मिंग करनी है, इसके लिए बात करी है। फिर आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी, सर्विसेज सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस, क्योंकि हमारी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग मतलब एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे तो हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन फिर भी और भी डेवलपमेंट होगा, इसमें ये बात की गई है। फिर एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग, यूथ के लिए कैसे काम करेंगी? ओके, उसको एम्प्लॉयमेंट देके, और एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा? वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन देके, ये बात बोली है। ओके, फिर बोला है अर्बन डेवलपमेंट। ओके, तो रूरल और अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम करेंगी ये बोला है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होगी रिसर्च डेवलपमेंट, सिर्फ इसरो काम नहीं करेगा। ओके, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की भी, और यहाँ पर बहुत सारा आजकल आप देख तो स्पेस इकोनॉमी आ गई है, तो उस पर भी बात की गई है इन्होंने। फिर बोलते हैं इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, मीन्स जो वुमेन्स हैं या ट्राइबल सेक्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट, उनकी एनहांसमेंट की जाएगी, तो उनके लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम है। फिर एनर्जी सिक्योरिटी, आपको पता है कि हमारी कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर जा रही है, तो एनर्जी सिक्योरिटीज़ के लिए या एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, सोलर एनर्जी हो गया, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। फिर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, बहुत सारे डेवलपमेंट रिसर्च किया जाएगा, जो कि एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। तो कितनी प्रायोरिटीज़ पर बात की गई है? 9 प्रायोरिटीज़ पर बात की गई है। क्लियर है? जहां पर ऑल राउंड और अगर बोले तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी कि कितना, अगर बजट देखना है ना तो कितना बजट आया है बेसिकली। तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे स्टूडेंट, तो ये सब पहले डिकोड कर देती हूँ। एक होता है रिवाइज एस्टीमेट, एक होता है बजट एस्टीमेट, और एक होता है एक्चुअल एस्टीमेट, जिसको BERE और AE के नाम से जानते हैं। तो बजट एस्टीमेट अगर है वर्ड, तो ये होता है कमिंग ईयर, मतलब कि अगर 24-25 है, इस साल जो बजट आया है 24-25 आया है ना, तो 24-25 का क्या होगा? बजट एस्टीमेट। इस डाटा में चेंज हो सकता है, बजट एस्टीमेट में चेंजेस हो सकती हैं। रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है? जो पिछले साल, ओके, पिछले साल जो कि 2023-24 का डाटा अगर आएगा तो रिवाइज एस्टीमेट होता है।
एक्चुअल एस्टिमेट जो कि एक साल और पीछे चले जाइए, मतलब कि 22 और 23, ओके 22 और 23 होगा। और एक्चुअल एस्टिमेट में जो डाटा है वो कोई भी चेंज नहीं होता है। बजट एस्टिमेट में डाटा चेंज हो जाते हैं, रिवाइज एस्टिमेट में डाटा चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल एस्टिमेट जो है वो है, ओके। तो ये चीज़ है। तो ये अगर हम देखें ईयर वाइज फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे इसको डिकोड किया जाता है, ओके। तो ये आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा डाटा है, क्या चेंज हो सकता है। अगर आप मेंस राइटिंग लिखते हैं तो एक्चुअल एस्टिमेट का याद करिए, क्योंकि उसमें डाटा फ्लक्चुएट नहीं होता है, डाटा चेंज नहीं होगा। अब चलते हैं कि सरकार के पास कहाँ से रिसिट्स होता है। तो अगर बात करें स्टूडेंट, तो बजट क्या है, या तो पैसा आएगा या तो एक्सपेंडिचर करेंगी सरकार, यही बात है। तो अगर रिसिट्स की बात करें तो दो रिसिट्स होती हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिट्स और एक होता है कैपिटल रिसिट्स, ओके। रेवेन्यू रिसिट्स में कहाँ से पैसा आता है, या तो सरकार टैक्स लगाती है, नॉन टैक्स से पैसा आता है, तो उसको रेवेन्यू रिसिट्स बोल देते हैं। कैपिटल रिसिट्स क्या होता है, जहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टीज मतलब PSUs को बेच करके जो डिसइन्वेस्टमेंट करती हैं, बोरोइंग करती हैं, उससे पैसा आता है, तो उसको हम कैपिटल रिसिट्स बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है, अगर रिसिट्स की बात करें तो इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा ट्रेंड में। इट मीन्स जो टैक्स है लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर सरकार की रेवेन्यू रिसिट्स इंक्रीज होगी तो बोरोइंग कम करेंगी, बोरोइंग कम करेंगी तो हमारी जो डेट है, ओके, जो डेट टू GDP रेशो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो रेवेन्यू रिसिट्स कम होगा चलेगा, क्योंकि सरकार इसमें बोरोइंग एक तो कम कर रही है, दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट कम कर रही है, जिससे क्या होगा, जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, मतलब सरकारी कंपनीज हैं, वो कम सेल हो रही हैं। तो ये देखिए, अगर देखें तो रिड्यूस हो रहा है, मतलब सही, ओके, सही है, ये चीज़ है। तो कितना है इस साल का, अगर 24-25 की देखें स्टूडेंट, तो 31 लाख करोड़ होता है, ओके, लाख करोड़ में ही आता है, ठीक है, लाख करोड़ में ही होगा। फिर 16 लाख करोड़ ऐसे आपने याद रखना है, ये है। तो ऐसे कैसे ना कैसे आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपने याद रखना। और अगर देखा जाए तो 3 सालों का डाटा याद करना होता है, ओके, ये चीज़ होती है। अगर देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में तो सरकार खर्चा करेंगी ना, तो कहाँ करेंगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, जब सरकार सैलरीज और पेंशन पर खर्चा करती है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ओके। और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपका बजट कितना स्ट्रॉन्ग है वो किससे पता चलता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से बढ़ता है, और ये इंक्रीज होना चाहिए। ये जितना इंक्रीज होगा इट मीन्स आपकी कंट्री में एसेट फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरीज, पेंशंस, लॉ एंड ऑर्डर पर कितना खर्चा कर रही है सरकार, तो वो क्या होता है 37 लाख करोड़ कर रही हैं, जो कि पिछले साल से देखें तो इंक्रीज हो रहा है। वही कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत 15 लाख करोड़ यहाँ पर ये हुआ है, ओके, तो इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर सरकार इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्चा कर रही है। रोड्स, रेलवेज, भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट्स, ओके, पर्वतमाला प्रोजेक्ट्स, ये सारे प्रोजेक्ट्स पर खर्चा कर रही हैं, ओके। तो ये था आपका एक्सपेंडिचर, कि कितना, मतलब बजट इज ऑल अबाउट क्या, रिसिट्स या एक्सपेंडिचर, तो यही चीज़ होता है। तो डेटा आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि सरकार के पास कहाँ से पैसा आ रहा है। मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, या सरकार कहाँ खर्चा कर रही है 100 रुपये से। तो अगर देखें तो पैसा कम, मतलब कहाँ से आता है, तो सबसे पहले सरकार का पैसा कहाँ से आता है स्टूडेंट, वो आता है बोरोइंग से। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज सबसे ज़्यादा पैसा आता है। उसके बाद GST की बात करें, नहीं इस बार तो इनकम टैक्स, वैसे GST होता है, और इनकम टैक्स की बात करूँ तो 15 हुआ करता था, तो इस बार इंक्रीज़ हुआ है। तो इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, 19% हो गया है। फिर कॉरपोरेशन टैक्स, ओके, अब इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स दोनों सेम आते थे, लेकिन इस बार इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है, 17% हो रहा है। फिर GST देखिए तो 18%। तो ये ना एग्जामिनर क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है कि सबसे
ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, कब सबसे कम कहाँ से आ रहा है। तो सबसे कम की बात करें स्टूडेंट तो कहाँ से आ रहा है, आपका कस्टम, ओके, और नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स, ये भी होता है। नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स मतलब कि वो रिसिट्स जिसमें डेट ना देना हो, कर्जा ना हो, ओके, नॉन डेट कैपिटल रिसिट्स, तो 1% है, तो सबसे कम ये होता है। फिर आपका कस्टम है, ओके, और सबसे ज़्यादा बोरोइंग होती हैं, और इस बार पहले तो जीएसटी हुआ करता था, इस बार इनकम टैक्स चला गया है, तो ये आपने नोट करना है, ठीक है। फिर अगर देखिए तो 100 रुपये है तो सरकार कहाँ खर्चा कर रही है, ये बात है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर खर्चा करती हैं, तो यहाँ पर देखिए 21% स्टेट शेयर्स टैक्सेस, मतलब कि अगर सरकार के पास टैक्स आता है तो स्टेट को भी तो देती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट में करती हैं, फिर स्कीम्स वगैरह होता है उस पर होता है। पेंशन पर ऑलरेडी कम होते हैं, अगर हम देखें तो पेंशन पर कम होते हैं स्टूडेंट, ओके, 4% ही है, राइट, ये चीज़ है। चलिए, तो यहाँ पर समझ आ गया। क्रोनोलॉजी में आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो अच्छे से आपने करके जाना है, इसको इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया है। अब देखेंगे कौन से मेजर जो सेक्टर्स हैं उसमें एक्सपेंडिचर करती हैं। ये भी एग्जामिनर क्रोनोलॉजी में देखता है कि कहाँ पर सब कौन से सेक्टर पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही हैं, कितना कितना, बेसिकली कितना कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सरकार कहाँ पर खर्चा करती है, डिफेंस में, और सबसे कम कॉमर्स और इंडस्ट्रीज। तो इस प्रकार से हैं, इसको देख लीजिएगा। ये पूरा एग्जैक्ट आपने याद नहीं करना है स्टूडेंट, आपको बस होल अमाउंट पता होना चाहिए कि कितना है, ओके, ये चीज़। अगर मेंस राइटिंग लिख रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट थोड़ा सा आपको ऑन एन एवरेज याद रखना चाहिए, या आप अपना ऑब्जेक्टिव मतलब प्रीलिम्स बात करें या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है तो क्रोनोलॉजी में एग्जामिनर पूछ लेता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं बजट की तरफ, और अब देखेंगे कि क्या क्या है। हमने क्या बोला कि 9 सेक्टर पर काम करेंगी सरकार, 9 सेक्टर। तो 9 सबसे पहले हम एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं कि सरकार एग्रीकल्चर पर क्या काम करने वाली है। तो सबसे पहले बोला है कि एग्रीकल्चर में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट हैं और इसकी जीवीए की बात करें तो बहुत कम है। तो R&D करेंगे एग्रीकल्चर, और इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर नॉर्मली अगर आप बजट पढ़ते आ रहे हैं तो इसको यूनिकॉर्न सेक्टर बनाना है, ये सरकार का मोटिव है। तो इन्होंने बोला है एग्रीकल्चर में स्टार्टअप, ओके, स्टार्टअप करना है, मतलब कि इसमें स्टार्टअप नॉर्मली आपको इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स हो या यूनिकॉर्न सेक्टर बनाने की बात की है। इसमें नहीं यूनिकॉर्न बोला है, लेकिन पिछले साल की अगर बजट पढ़ोगे तो उसमें बोला है। तो यहाँ पर स्टार्टअप, ओके, रिसर्च सेंटर खुलवाना है, बहुत सारी जो सीड्स हैं उसकी वैरायटी, कैसे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा, ये बोला है। फिर अगर बात करें तो हमारी कंट्री में जो ग्राउंड नट होती हैं, ऑयल सीड्स होती हैं, इसमें हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट बनना है। इट मीन्स हम किसी पर डिपेंड ना हो, हमारी इंपोर्ट ना हो, इट मीन्स हमारा एक्सपोर्ट हो, ये बात करी है इन्होंने। फिर बोलते हैं कि हम नए नए वेराइटी ऑफ सीड्स लेके आएंगे, और वो क्या होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर हर क्लाइमेट में, हर टेम्परेचर में वो प्रोडक्शन या क्रॉप उग सके, ये बात बोली गई है, ठीक है, ये चीज़। फिर बोलते हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन और सप्लाई चेन। पेरिशेबल गुड्स के लिए हमारे पास इतना ये योजनाएं नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर के लिए या फिर जो हमारी सप्लाई चेन होती हैं वेजिटेबल सेक्टर के लिए, इस पर भी काम करने को बोला गया है। ओके, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव पॉलिसी के बारे में बोला है, जैसे कि कोऑपरेटिव का बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट आपका अमूल। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगी कोऑपरेटिव सेक्टर की, ओके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, डेवलप करे, फाइनेंस करेंगे, इसको सरकार बोल रही है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव अंडर द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब इधर ही।
तो और एग्रीकल्चर में नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर मूव करेंगे, क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना है। अब हम फार्मर को ये बोलेंगे कि वो नेचुरल फार्मिंग करिए, जिसके लिए आप लोग सुनते भी होंगे गोल्ड यूरिया का जो सरकार लेके आई है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 1 करोड़ फार्मर को बोला गया है कि वो इनिशिएटिव करे नेचुरल फार्मिंग की तरफ। इसमें 2 साल की क्या होगी, नेक्स्ट 2 ईयर में उनकी सर्टिफिकेशन भी होगा कि ये नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। इसके साथ 10,000, ओके, ये पिछले साल भी बात की गई थी, 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स खुलवाए जाएंगे। ओके, बायो इनपुट, जहाँ पर नेचुरल फार्मिंग कैसे क्या करती हैं इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। श्रिम इसको फिशरी सेक्टर के लिए बोला गया है। ब्लू रेवोल्यूशन, पिछले साल के बजट में भी देखोगे तो ब्लू रेवोल्यूशन या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इस सेक्टर की बहुत फेमस स्कीम्स है। ओके, तो उस पर काम करने को बोला गया है कि फिशरी सेक्टर को हम डेवलप करेंगे, जिसके लिए फाइनेंसिंग दिया जाएगा, और वो किसके थ्रू दिया जाएगा, नाबार्ड के थ्रू दिया जाएगा। ओके, ये बोला गया है। फिर बात करते हैं डिजिटलाइजेशन करना है। एग्रीकल्चर का डाटा सरकार के पास नहीं होता है, तो क्या करना है, कैसे करना है, किसके पास कितना लैंड है नहीं पता है। तो एग्रीकल्चर में जितने भी डाटा कलेक्शन है उसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिजिटलाइजेशन की बात की गई है। ओके, तो यहाँ पर हमने एग्रीकल्चर में सरकार क्या क्या कर रही है ये हमने बात कर ली। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकेंड जो प्रायोरिटीज़ है, दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। अब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 5 यहाँ पर पीएम पैकेज लाया गया, 5, जिसमें से 3 तो यहाँ पर है, नोट कर लीजिएगा। PM 5 यहाँ पर जो अगर मैं बोलूँ बजट की जो हाईलाइट है ना, और एग्जामिनर का भी फेवरेट हो सकता है ये चीज़, वो है कि PM 5 PM पैकेज कौन कौन सी हैं। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला उन्होंने बोला है, और ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, अगर किसी को पहली बार जॉब मिलती है, अगर किसी को पहली बार जॉब मिलती है, 1 मंथ जो होगा वहाँ पर सरकार 15,000 रुपये देंगी अगर किसी को जॉब पहली बार मिलेगा, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में। ओके, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा ये 15,000, और इसको बेनिफिट कितने, 210 लाख यूथ को बेनिफिट किया जाएगा। ओके, तो पहला ये है PMO पैकेज या PM's पैकेज बोल लीजिए। फिर बोलते हैं EPFO होता है। EPFO में क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है। तो सरकार बोलती है कि अब हम भी कंट्रीब्यूशन करेंगे, एम्प्लॉयज़ तो करेंगे ही करेंगे, एम्प्लॉयर भी करेंगे, और यहाँ पर गवर्नमेंट सरकार भी करेंगी नेक्स्ट 4 ईयर। फर्स्ट 4 ईयर के लिए वो कंट्रीब्यूशन करेंगी EPFO में, ये बोला है, जिससे 30 लाख यूथ को बेनिफिट होगा। तो ये हो गया आपकी एम्प्लॉयज़। एक क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए, और ज़्यादा लोग काम करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड होगी, तो हमारी सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड होगी, ये बात की गई है। फिर बोलते हैं कि एम्प्लॉयर के लिए, ओके, एम्प्लॉयर जो ऑनर होता है, ओके, ऑनर होता है, उसके लिए अगर वो ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा हायरिंग करते हैं, तो हम एम्प्लॉयर को भी हेल्प करेंगे। कैसे कि वहाँ पर अगर एम्प्लॉयज़ उसको EPFO में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ओके, जो कि जैसे जॉब दिया तो उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है एम्प्लॉयर को, तो वहाँ पर जो करती है उसमें से 3,000 सरकार देंगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर अप टू ₹3,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 2 ईयर कौन करेंगी, सरकार करेंगी, जिससे 50 लाख जॉब क्रिएट हो जाएगा। ओके, 50 लाख जॉब क्रिएट हो जाएगी, ये बोला गया है। ठीक है, तो ये 3 हो गया PM पैकेज, 3 स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव। ओके, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव की बात की गई है। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए मेन पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, समझिए। अब देखिए 3 हमने PM पैकेज बात कर ली। अब देखिए चौथा जो पैकेज है दैट इज़ ये स्किलिंग प्रोग्राम। ओके, स्किलिंग प्रोग्राम यहाँ पर बोल रहे हैं बजट में कि 20 लाख यूथ को स्किल किया जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर में। अगले 5 साल में कितने लाख यूथ को स्किल किया जाएगा, 20 लाख।
उसके बाद 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की काम बात हो गई। अगर स्किल होगा तो जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो क्या होगा, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी कम होगा, ये सर्कल ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि करके ये बोलते हैं कि वुमेन, ओके, वुमेन के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हॉस्टल्स खुलवाएंगे, जहाँ पर वो काम करती हैं तो वुमेन हॉस्टल्स खुलवाया जाएगा ताकि वो आराम से जॉब कर सके और रह सके। फिर बोलते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए 7.5 लाख, ओके, ये लोन दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट फंड से दिया जाएगा और 25,000 स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी। ओके, 25,000 स्टूडेंट को हर साल इस साल हेल्प मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए लोन दिया जाएगा, ये बोल रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 10 लाख फॉर द हायर एजुकेशन। अब सरकार हायर एजुकेशन पर काम कर रही है तो 10 लाख, ओके, यहाँ तक अप टू 10 लाख हायर एजुकेशन पर दिया जाएगा और इसमें सरकार 3% का, ओके, 3% का हेल्प करेंगी। तो मान लीजिए जितना भी परसेंटेज एजुकेशन लोन है उसमें से 3% सरकार करेंगी। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। चलिए आगे आगे बहुत कुछ है, अभी देखेंगे। नेक्स्ट हमारी प्रायोरिटीज़ आ गई, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल इशू। मीन्स यहाँ पर वुमेन और ट्राइबल एरिया के लिए सरकार क्या क्या कर रही हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूर्वोदय, ओके, पूर्वोदय, यहाँ पर जो पिछड़ी हमारी स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, ओके, ये सारी स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। मतलब कि जो हमारी स्टेट जो पिछड़ी हुई है वो इतनी डेवलपमेंट नहीं कर रही हैं, जिसकी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज नहीं है, तो अंडर पूर्वोदय इन सारे स्टेट पर काम। तो स्टेट पूछ सकते हैं आपसे, टोटल 5 स्टेट्स है। ओके, 5 स्टेट है, हाँ 5 है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट होगा। कहाँ पर, गया, एट गया पर। ओके, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जहाँ के इंडस्ट्रियल के लिए, ओके, मान लो कि अगर इंडस्ट्रीज़ बनानी है तो कॉरिडोर मतलब कि वहाँ पर सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आराम से चला जाए, ये चीज़ है। तो ये है, ये डेवलपमेंट किया जाएगा, तो ये बोला है। फिर बोलते हैं कि 3 लाख करोड़ यहाँ पर, मोर देन 3 लाख करोड़ यहाँ पर खर्चा किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, ताकि जो वुमेन है और जो गर्ल्स हैं उनका बेनिफिट हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत ट्राइबल एरिया। ओके, ट्राइबल एरिया, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस सेक्टर के लिए लाया गया, किस सेक्शन के लिए लाया गया, तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए लाया गया है, जहाँ पर उसकी सोशल मतलब कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है प्लस इकोनॉमिक मतलब कि उनका पैसा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे 63,000 विलेज बेनिफिट होंगे और 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट मिलेगा। अब हमारे इंडिया में स्टूडेंट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक तो बहुत है, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो वहाँ नहीं है। तो सरकार के द्वारा बजट में बोला गया है 100 ब्रांचेस खुलाए जाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए। कौन से, कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में खुलाए जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। वैसे तो आपको पता है कि एमएसएमई, अगर बजट की बात करें तो एमएसएमई के लिए सरकार बहुत काम करती हैं। कैसे कि लोन प्रोवाइड कराती हैं, ओके, वो भी कम रेट के लिए, कोलेट्रल फ्री लोन देती हैं, सब ठीक है। ये भी यहाँ पर भी यही बात की गई है। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो है मुद्रा योजना, स्टूडेंट इसको नोट करेंगे। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी जो कि 2015 में आया है, उसके तहत लोन अकॉर्डिंग टू जितनी इंडस्ट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट है या कितना स्मॉल है, 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है और उनको उस प्रकार से लोन दिया जाता है, मुद्रा योजना। तो यहाँ पर बोला गया है पहले जो 3 मतलब तीसरा जो था तरुण जो है उसको 10 लाख अप टू 10 लाख रुपया मिलता था,
लेकिन अब वो 10 लाख से 20 लाख कर दिया है, 20 लाख कर दिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर से बताऊंगी, मुद्रा योजना के तहत जो तरुण जो होता है, जो थर्ड वाला होता है, उसको क्या मिलता था, 10 लाख तक मिलता था, लेकिन अब कितना मिलेगा, 20 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, एग्जामिनर यहाँ से पूछेंगे। और वही बात है एमएसएमई के लिए क्रेडिट, ओके, क्रेडिट गारंटी स्कीम लाया गया है ताकि उनको लोन दिया जाए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए। और अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो एमएसएमई काफ़ी डेवलप्ड हो रही है, ओके, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अब आ गया फिफ्थ। हमने क्या पढ़ा, 5 पीएम पैकेज आई है ना, तो जो फिफ्थ पैकेज है ये रहा, ओके, तो इनको अच्छे से करके जाइएगा, एग्जामिनर पूछेगा। तो फिफ्थ है और बहुत यूनिक चीज़ लाई गई है सरकार के द्वारा, दैट इज़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़। ये क्या है कि यहाँ पर इंटर्नशिप, ओके, जो मान लो कि जो पढ़ रहे हैं वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, नॉर्मली आप सभी को मालूम होगा इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उसमें से टॉप जो 500 टॉप कंपनीज़ है उसमें अपॉर्चुनिटी होगा कि स्टूडेंट उसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं, जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उसमें। इसमें जो है 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप प्रोग्राम देने को बोला गया है इन 5 ईयर, और इसमें उनको 5,000 पर मंथ पैसा भी दिया जाएगा, और फर्स्ट टाइम 1 टाइम असिस्टेंट 6,000 भी दिया जाएगा। फिर से मैं बोलते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उसमें 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप प्रोग्राम करने के लिए, मतलब इंटर्नशिप करने के लिए नेक्स्ट 5 ईयर के लिए बोला गया है। और इसके तहत जो इंटर्नशिप करता है उसको 5,000 ओके पर मंथ मिलेगा, प्लस 1 टाइम असिस्टेंट 6,000 रुपया मिलेगा, ओके, ये चीज़ बोली गई है। फिर यहाँ पर और बात कर लेते हैं कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क खुलवाई जाएगी, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर 12 इंडस्ट्रियल पार्क खुलवाए जाएंगे। फिर बोलते हैं कि जो रेंटल, जो काम करते हैं ना वर्कर, उनके लिए रेंट हाउसिंग बनाए जाएंगे अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब कि पीपीपी मॉडल पर बेस होगा। फिर बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स मिशंस, इस पर बहुत ज़्यादा सरकार ने एम्फेसाइज किया है बजट में कि जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, जो कि जिसकी मोनोपोली सिर्फ चाइना की है, उस पर यहाँ पर उसकी रिसाइकलिंग करेंगे, ओके, डेवलपमेंट करेंगे, ताकि जो हमारे मिनरल्स जो कि क्रिटिकल है, जो नहीं नॉर्मली मिलते हैं, उसका हमारी कंट्री में ही हो, हम इंपोर्ट ना करें बेसिकली। फिर बोलते हैं नेक्स्ट है कि जो ट्राइबल सेक्टर है, ओके, नहीं माफ़ कीजिएगा, स्ट्रेंथनिंग करनी है। अब होता क्या है कि जो हमारी मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ में कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर जो इंसॉल्वेंसी हो जाती हैं, आपका पैसा आपने लगाया डूब गया पैसा, तो ये सारी जो होती है ना प्रॉब्लम, उसका 1 स्टेप सोल्यूशन किया जाएगा, मतलब जल्दी क्या उसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। ये इंडस्ट्रियल कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती हैं उसका रिजोल्यूशन हो गया, या फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती हैं तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशंस मिलेगा, ये बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अब देखेंगे अर्बन डेवलपमेंट। तो ये 5th प्रायोरिटीज़ पर हम आ चुके हैं। तो 5th प्रायोरिटीज़ देखिए, एक एक करके बहुत अच्छे से समझाया गया है। पहला है स्टैम्प ड्यूटी। अब लोगों का घर क्यों नहीं होता, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी ही बहुत पे करनी पड़ती है। तो सरकार बोलते हैं कि ठीक है, सबके घर के लिए हमने क्या करना है, स्टैम्प ड्यूटी को रिड्यूस कर देना है, लेकिन वो होगा कि जब आप घर लेंगे तो वुमेन के नाम पर होना चाहिए। अगर वुमेन के नाम पर परचेज होगी घर, तो आपको स्टैम्प ड्यूटी क्या पड़ेगी, कम पड़ेगी, ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं स्ट्रीट मार्केट, मतलब कि आप नॉर्मली देखते हो ना गांव में क्या होता है, हाट्स लगते हैं, तो ज़्यादा वीकली हाट्स लगे, इसके लिए स्ट्रीट मार्केट, अगर मार्केट होगी तो हाट लगेगी, तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगी अर्बन रूरल की। फिर बोलते हैं कि जो
ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जो कि मान लो कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट करना या डेवलपमेंट करना है तो कनेक्टिविटी, रोड्स को डेवलपमेंट करना है, रेलवेज को डेवलपमेंट करना है, तो ये बात की गई है, जो कि 14 लार्ज सिटीज़ में डेवलपमेंट किया जाएगा। और लार्ज सिटीज़ को कैसे डिफाइन करोगे, ये बोलोगे ना मैम, लार्ज सिटीज़ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो जहाँ पर 30 लाख की पॉपुलेशन होती है, ओके, 30 लाख की पॉपुलेशन उसको लार्ज, जो कि 14 लार्ज सिटीज़ में रोड्स, रेलवेज, कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर बोलते हैं वाटर मैनेजमेंट, मतलब सैनिटेशन के लिए डेवलपमेंट होगी, जैसे वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स बनाई जाएगी। तो ये 4 चीज़ बोली गई हैं फॉर द अर्बन डेवलपमेंट, ओके, अर्बन डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हाउसिंग नीड्स। आप सभी को मालूम है कि सरकार की एक योजना है, दैट इज़ पीएम आवास योजना, जो कि इसका नाम हो गया है पीएम आवास योजना अर्बन 2.0, ओके, ये है। तो यहाँ पर 1 करोड़ अर्बन पुअर को, जो पुअर हैं अर्बन में रहते हैं, 1 करोड़ अर्बन पुअर को, जो कि मिडिल क्लास हैं, उनको क्या दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा ऑफ ₹10 लाख करोड़, ओके। तो मतलब कि उनके घर बनाने के लिए ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कौन से आवास योजना के तहत। पहले होता था रूरल एरिया में ही सरकार क्या करती थी, ये डेवलपमेंट करती थी, यहाँ पर हाउसिंग बनाती थी, लेकिन अब अर्बन एरिया में भी आ गए। फिर बोलते हैं कि जो रेंट पे रहते हैं, ओके, जो रेंट पे रहते हैं, जिनका घर नहीं है, तो उनका मिनिमम रेंट होना चाहिए, इसके लिए पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम। तो एस्टैब्लिशिंग द पॉलिसी एंड रेगुलेशन, ताकि ट्रांसपेरेंस हो सके और एफिशिएंट हो सके, अफोर्डेबल हो सके रेंटिंग लेना, मतलब रेंट लेना। अब हम काम करते हैं, रेंट तो बहुत ज़्यादा, जितना पैसा हम कमाते हैं उतना हमें रेंट देना पड़ता है, तो इसके लिए सरकार बोलती है काम। फिर बोलते हैं, आ जाते हैं एनर्जी सिक्योरिटीज़। एनर्जी सिक्योरिटीज़ मतलब कि जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो सरकार ने इस पर क्या बोला है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे, हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पर बोला गया है इनिशिएटिव विद प्राइवेट सेक्टर इन न्यूक्लियर एनर्जी, और हम यहाँ पर जो बनाएंगे वो स्मॉल रिएक्टर्स बनाएंगे, बड़े नहीं बनाएंगे, स्मॉल रिएक्टर और न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, ओके। ये यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो पार्टनरशिप हुआ है किसका, एनटीपीसी और वेल के लिए, दोनों क्या हो गए, जॉइंट वेंचर हुए, ओके। दोनों ने क्या किया, एक साथ मिल के किस पर काम करेंगे, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स पर, थर्मल पावर प्लांट पर काम करेंगे। और दोनों कौन, एनटीपीसी और वेल, ओके। और यहाँ पर 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट्स बनाया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। तो बेसिकली इस पर ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। ये तो 2 चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्कीम के बारे में हमेशा न्यूज़ में रहता है, वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ओके। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यहाँ पर बोला गया है कि 1 करोड़, ओके, 1 करोड़ हाउस होल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, और कितने, अप टू 300 यूनिट दिया जाएगा, हर महीने में 300 यूनिट दिया जाएगा। इस पर एम्फसाइज किया है सरकार ने, ओके। ये चीज़ है स्कीम के अंडर। अब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो 7 प्रायोरिटीज़ पर हम पहुंच चुके हैं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो आया था अभी इंटरम बजट पर प्रेजेंट हुआ था स्टूडेंट, इंटरम बजट, उसमें भी ये बात की गई है, वो यहाँ पर सेम ही है। बोलते हैं 11,11,111 का इन्वेस्टमेंट होगा करोड़ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि कितने परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, 3.4% ऑफ जीडीपी है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड्स, रेलवेज हो गए, उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। फिर बोलते हैं
लाख करोड़, ओके, स्टेट को लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा। अब लॉन्ग टर्म लोन वो होता है जो कि 40-50 साल के लिए होता है, ओके। तो 1.5 लाख करोड़ स्टेट को लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन, और वो भी फ्री में लोन दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को। फिर बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लॉन्च किया जाएगा, और ऐसे रोड्स बनाए जाएंगे कि ऑल वेदर रोड हुआ जाएगा। कौन से स्कीम के तहत? PMGSY स्कीम के अंडर, जहां पर कनेक्टिविटी होगी 25,000 रूरल हैबिटेशन को, ओके, ये चीज़ बोला गया है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर फ्लड मिटिगेशन, ओके। अब आपको पता है, अगर बात करें असम, सिक्किम, उत्तराखंड, यहाँ पर फ्लड प्रोन एरिया है, बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं, तो इन पर क्या मिटिगेशन किया जाए, हेल्प किया जाए, ओके, तो ये प्रिवेंशन किया जाए, उसके लिए सरकार 11,500 करोड़ पैसा खर्च करेंगी, ओके। और जो न्यू स्कीम्स, मतलब कि जो ऑन गोइंग स्कीम है उसके तहत भी, और नए स्कीम्स भी लॉन्च करेंगी। उसी के साथ अभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में, ओके, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी, उसके तहत वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, मतलब कि जो खराब हो गया, नुकसान हो गया है, रोड्स, रेलवेज जो खराब हो गए उसमें डेवलपमेंट किया जाएगा, और रिहेबिलिटेशन, जिनका घर खराब हो गया है तो उनके घर बनाए जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर ये बोला गया है, ओके। तो ये चीज़ है ये, ओके। तो यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा जो कि फ्लड प्रोन एरिया हैं, जो स्टेट वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में जो यहाँ पर इफ़ेक्टेड हुए हैं उनके तहत किया जाएगा। अब चलते हैं टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में सरकार बोल रही है, जैसी काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है उसी के मॉडल पर बेस में जो गया विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ओके। और वो कौन से मॉडल पर बेस्ड होगा? वो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के बेस पर होगा। राजगीर में बोला गया है कि जो कि हिंदू प्लेस है, और राजगीर बिहार में है, यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और राजगीर को डेवलपमेंट किया जाएगा, ओके, ताकि हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन के लिए बहुत सिग्निफिकेंट यहाँ पर प्लेस होगी। नालंदा यूनिवर्सिटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नालंदा यूनिवर्सिटीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ताकि टूरिज़्म सेक्टर भी यहाँ पर आए, और बहुत आपको पता है इनिशियली बहुत आते थे फॉरेनर यहाँ पर पढ़ने, तो फिर से आए, ओके, बहुत सिग्निफिकेंट है, ये भी बिहार में है। फिर बोलते हैं उड़ीसा की ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, टेम्पल किया जाएगा, क्राफ्टमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पर भी टूरिज़्म सेक्टर डेवलप्ड होगी। तो ये सारी चीज़ बोली गई है। तो कौन सा कॉरिडोर टेम्पल डेवलप्ड होगा ये इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको, और किस मॉडल पर बेस होगा बेसिकली। चलिए आगे चलते हैं, बोलते हैं इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब बोल रहे हैं कि R&D सिर्फ इसरो नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी करेगी, ओके। तो उसके लिए एक है अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फंड क्रिएट किया जाएगा ताकि स्मॉल रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए, ओके। फिर बोलते हैं इसके लिए प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च होगा और इसमें फाइनेंसिंग दिया जाएगा 1 लाख करोड़ तक, ओके। फिर स्पेस इकोनॉमी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस में है। स्पेस इकोनॉमी में वेंचर कैपिटल, ओके, वेंचर कैपिटल अप टू 1 करोड़ सेटअप किया जाएगा। ये बोलते हैं वेंचर कैपिटल कि अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है और कोई लोन देना चाहता है तो यहाँ पर दे सकते हैं, तो वेंचर कैपिटल होते हैं। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट कि अगर आप लोन लेने जाते हो तो आपको नहीं मिलता स्टार्टअप के लिए। स्टार्टअप क्या होता है कि आप आज नहीं कुछ हो, लेकिन आपका है कि फ्यूचर में आप ग्रोथ कर सकते हो, तो आपके लिए जो बैंक है नॉर्मली लोन नहीं देता, तो वहाँ पर वेंचर कैपिटल लोन देती है कि कोई बात नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करो, ओके। तो ये चीज़ है, तो यहाँ स्पेस इकोनॉमी में वेंचर कैपिटल क्रिएट होगी। फिर बोलते हैं रूरल और अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शंस लिया गया है। हमारे कंट्री में लैंड रिफॉर्म तो आ गया, लेकिन लैंड रिफॉर्म के बाद भी हमारे पास लैंड के रिकॉर्ड्स नहीं है।
किसके पास कितना घर है, कितना ज़मीन है, कुछ नहीं पता है। तो उसकी डाटा कलेक्ट करने के लिए डिजिटलाइजेशन लाई गई है, लैंड रिकॉर्ड्स करने के लिए GIS मैपिंग किया जाएगा स्टूडेंट, लैंड की रजिस्ट्री। आपको पता नहीं इतने बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि अब तक लैंड की रजिस्ट्री ही नहीं हुई है, और रजिस्ट्री नहीं हुई तो लोगों के पास डाटा नहीं है। और यहाँ पर अगर वो रजिस्ट्री करते हैं तो पता चलेगा कि किसका कितना लैंड है। एक तो पता चलेगा, सरकार के पास डाटा हो जाएगा कि हाँ किसके पास कितना लैंड है। ऊपर से अगर वो लोन लेना चाहते हैं तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ये स्कीम्स भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट अब हम कुछ और डाटा और फैक्ट्स देखते हैं कि हमारी कंट्री का कौन कौन सा सेक्टर कितना डेवलप्ड हो रहा है ना। तो चलिए फर्स्ट हम देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट, ओके, हमारी इम्प्रूव हुई है। तो BOP होता है, BOP में करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में होते हैं गुड्स, ओके, गुड्स हो गया, हमारी सर्विसेज हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र हो गए, ये सारे आपके करंट अकाउंट में होता है। जो कि नॉर्मली हमारा डेफिसिट होता था। डेफिसिट क्यों होता था कि अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ओके, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता था स्टूडेंट, डेफिसिट हो जाता था। लेकिन ये बोला जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट, आप यहाँ पर देख सकते हो इम्प्रूवमेंट हुआ। अब ये 2020 में ना आपको ग्राफ ज़्यादा दिखेगा क्योंकि उस टाइम कोविड-19 था, तो सारा कुछ बंद था और हम ज़्यादा मेडिसिन का एक्सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए हमारा ग्राफ ऊपर गया। नॉर्मली आपको नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि हमारी करंट अकाउंट जो डेफिसिट है वो इम्प्रूव हो रहा है। जो हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो अब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे गुड्स सर्विसेज, ओके, तो जिससे हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व्स आएगा, ठीक है, ये बात। फिर बोलते हैं कि हमारी कंट्री फाइनेंशियल ईयर 2024 में 8.2% से ग्रोथ करेगी, यस स्टूडेंट, ओके। तो 8.2% से ग्रोथ करेगी ये बोला जा रहा है। तो अगर GDP की बात करें तो 8.2% होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ठीक है। फिर बोलते हैं जो होता है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ओके, जो कि सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें कि कितना डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनका इंडेक्स होता है, वो भी अगर हम देखें तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें NPA, पहले अगर बात बोलूँ तो बैंक करप्सी या बैंक करप्ट बहुत होती थी, मीन्स NPA हमारी कंट्री की बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम देखें स्टूडेंट तो 2015 से, ओके, 2015 से हमारी जो NPA है वो कम हो रही है। 2015 में देखो NPA कम थी, फिर ज़्यादा हो गई, फिर देखिए आप यहाँ पर ट्रेंड कि कम ही हो रहा है। तो NPA मतलब कि हमारी कंट्री में बैंक जब लोन देती हैं तो वापस नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिटेबल एसेट, ओके। तो वो बहुत ज़्यादा हो रही तो वो कम हुआ है, ये बोला है। चलिए आगे चलेंगे कि यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट। अब हम डेफिसिट की बात करें तो होता है फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, ओके, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट ओवरऑल बताता है कि कितना आपने लोन लिया, बेसिकली आप पर कर्जा कितना है, ओके। तो वो क्या है, अभी देखिए कि FY 2024 में 5.6% है और बोला क्या गया है, 3% बोला गया है, और हम अचीव भी कर रहे थे। लेकिन हमारी जो 20 मतलब बताऊँ तो कोविड-19 में 9% ऑफ GDP में ये देखा जाता है, वो इंक्रीज़ हो गया था। लेकिन अभी आप देखोगे तो कम है, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि 4.9% हम अचीव कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी फिस्कल डेफिसिट क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब डेफिसिट, हमारी रिसिट्स ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर मतलब कि रिसिट्स ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो, पैसा ज़्यादा होना चाहिए, एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, ये बात है। और इन दोनों में गैप रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है, ये गैप रिड्यूस होना चाहिए, बेसिकली ये ज़्यादा फोकस है। फिर इन्फ्लेशन देखोगे तो वो भी कम हो रहा है। आपको पता है कि 2022 से दिसंबर 2022 से मुझे याद है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत, आप देख रहे हो 6.7% से। तो RBI या MPC पॉलिसी की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें, तो उसने बहुत सिग्निफिकेंट काम किया है और इन्फ्लेशन कम हुआ है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन देखोगे तो अभी ज़्यादा ही है, फूड इन्फ्लेशन
बहुत कम है, बट वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होती है। तो एक सेक्शन का बजट का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे टैक्स, कि सरकार टैक्स पर क्या प्रपोजल या टैक्स पर क्या पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लेके आई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, पानी पी लेते हैं। ओके, तो अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब बात करें स्टूडेंट, तो टैक्स पे करना बहुत डिफ़िकल्ट है ना। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन के बारे में हर कमेटी बोलती रहती है कि सिंप्लीफाई करो टैक्स स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर बोलते हैं हमारी कंट्री में एक है इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बोला गया है कि इसको हम रिव्यू करेंगे अगले 6 महीने में। ओके, फिर सिंप्लीफिकेशन करना है टीडीएस में सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर देखें लिटिगेशन और अपील करता है, जैसे कि मान लो कि आपने टैक्स पे किया और आपको क्या करना है, आपको फाइल करना है टैक्स रिटर्न, उसमें भी प्रॉब्लम होती हैं। तो इन सारी चीज़ें में रूल्स रेगुलेशंस लाया जाएगा। फिर बोलते हैं कि जो हमारा टैक्स बेस है ना, बेसिकली जितने लोग इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो सब पे करते हैं, लेकिन इनकम टैक्स बात करें तो बहुत कम लोग पे करते हैं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो बोलते हैं कि यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा बोला गया कि हम अपना टैक्स बेस मतलब इंक्रीज़ करेंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन दें, ताकि सरकार के पास रेवेन्यू होगा तो वो लोन नहीं लेंगे, ये बात है। फिर बोलते हैं कस्टम ड्यूटी प्रपोजल। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो भी इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, रूल्स रेगुलेशन, जीएसटी पे करना बहुत ज़्यादा। तो उसमें सरकार ने बोला है कि उसमें हम उनको सिंप्लीफिकेशन दिया जाएगा और उनको कम से कम टैक्स दिया जाएगा, कम लगाया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ये बोला गया है। फिर बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को देखिए। पहला बोलते हैं शॉर्ट टर्म गेंस। जब आप शेयर्स वगैरह खरीदते हो और 1 साल के लिए खरीदते हो तो वो शॉर्ट टर्म्स होती हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि 20% ऑफ टैक्स लगेगा। ओके, तो मतलब अगर आप शॉर्ट रन ट्रांजेक्शन करते हो शेयर्स वगैरह के, जो कि 1 साल के लिए करते हो, तो 20% आपको टैक्स देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो गेन होती हैं, मतलब कि लॉन्ग टर्म आप अगर ट्रांजेक्शन करते हो, शेयर्स बॉन्ड्स को खरीदते हो, जो कि 1 साल से ज़्यादा होता है, तो इसमें इंक्रीज़ हो गया है। यस, यहाँ पर टैक्स रेट इंक्रीज़ हो गया है, 12.5% हो गया है। अब यहाँ पर जो कैपिटल गेन होता है, ओके, जो कैपिटल गेन है यहाँ पर बोला गया है, नॉर्मली मैं आपको बताती हूँ, एक आपको ना कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, तो उसमें रिडक्शन किया गया है। अगर आपका कैपिटल गेन टैक्स अप टू 1.25 लाख पर ईयर है, तो यहाँ पर आपको कम देना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर एग्जेम्पशन है, मतलब देना ही नहीं पड़ेगा। तो कैपिटल गेन टैक्स क्या किया गया है कि 1.25 लाख अगर 1 साल में अगर आता है तो आप एग्जेम्प्टेड होगे, आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म गेन पर इंक्रीज़ किया गया है और कैपिटल गेन अप टू 1.25 लाख पर ईयर को कम एग्जेम्प्टेड कर दिया गया। अब बोलते हैं एंजल टैक्स। एंजल टैक्स यहाँ पर क्या किया गया है, अबॉलिश किया गया है। अब होता क्या है कि जो स्टार्टअप के लिए लोन देती हैं ना सरकार, उस पर टैक्स लगा देती हैं, जिसको हम एंजल टैक्स बोलते हैं। तो उनके लिए अबॉलिश किया गया है कि आप लोन दो स्टार्टअप के लिए, हम आप पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर लोन पर टैक्स लगाया तो वो लोन नहीं देंगी, तो फिर स्टार्टअप कंपनीज कैसे स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट करेंगी, ये बोला गया है। फिर यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स, जो कि फॉरेन कंपनीज़ होती हैं स्टूडेंट, फॉरेन कंपनीज़ जो होती हैं वो अगर फॉरेन कंपनीज़ जो होती हैं उन पर जो कॉरपोरेट टैक्स है उस पर रिड्यूस किया गया है 40 to 35। मतलब पहले फॉरेन कंपनीज़ पर कॉरपोरेट टैक्स 40% दिया जाता था, अब 35% कर दिया गया है। अब बात करते हैं पर्सनल टैक्स। ओके, पर्सनल टैक्स, तो ये देखिए कैसे है।
अगर आपकी जो इनकम है 0 से 3 लाख है तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपकी 3 to 7 लाख तो 5%, 7.10 लाख तो 10%। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँगी स्टूडेंट, मान लीजिए 3 से 7 लाख आपकी इनकम है तो आपको 5% ऑफ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। जब आपकी 7 से 10 लाख हो जाती है तो आपको क्या देना पड़ेगा, 10%। तो याद रखिएगा, पूरे का 10% नहीं देना पड़ेगा, आपको 7 लाख तक 5 देना पड़ेगा। उसके बाद जितने पैसे इंक्रीज होंगे आपके, है ना, 7 लाख तक आपको तो 5% देना पड़ेगा। अब जितना परसेंटेज आपका पैसा, मतलब जितना पैसा इंक्रीज होगा उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ता है। ये ऐसे टैक्स सिस्टम है, ओके, ये है। अब बहुत जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो सैलरीज एम्प्लॉयज़ हैं, जो सैलरीज काम करते हैं, तो उनको 75, पहले 50,000 के लिए जो है इन रिडक्शन दिया जाता था, ओके, अब 75 कर दिया गया है। तो पहले 50,000 था, अब क्या कर दिया है, 75 कर दिया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके लिए, सैलरीज एम्प्लॉयज़ जो हैं उन पर। ये चीज़ बहुत बेनिफिट है और निर्मला सीतारमण जी ने इस पर बात करी, ठीक है। अब हम लास्ट पर आ चुके हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन स्कीम्स पर कितना कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मनरेगा में अगर बात करें तो 86,000 पैसा, यहाँ पर पहले 60 था तो अब 86,000 हो गया मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की तरह। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पहले 840 था तो अब 1200 हो गए हैं, ओके। तो ये क्या है आपका, इन करोड़ है, ओके, इन करोड़ है। फिर बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स पर भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है, पहले 442 था तो 2228 हो गया है। फिर पीएलआई होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ओके, उसमें 1200 था तो 2100, मतलब 2143 इंक्रीज कर दिया गया है, ये बोला गया है, ठीक है। फिर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की गई है। पहले अगर बात करें तो 3,000 था तो अब 7,000 लगा लो, 7,000 हो गया, ठीक है, ये भी करोड़ में है। सोलर पावर पर सरकार बहुत काम कर रही है तो ये भी इंक्रीज हुआ। लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर, ये भी इंक्रीज हो गया, तो ये देख लीजिएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एक चीज़ रह गया स्टूडेंट, एक चीज़, हाँ, ये रह गया है, ये रह गया, ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, देखिए बोलते हैं कि जो कैंसर मेडिसिन, 3 टाइप की कैंसर मेडिसिन है, पहले उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, अब उसको रिड्यूस कर दिया गया है। फिर जो मोबाइल फ़ोन है, ओके, मोबाइल फ़ोन पर भी टैक्स रिड्यूस कर दिया गया है 15%। कस्टम ड्यूटी जो गोल्ड सिल्वर या प्लेटिनम है उस पर भी रिडक्शन हो गई है, गोल्ड सिल्वर पर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% रिडक्शन हो गई है कस्टम ड्यूटी, इस पर बहुत टैक्स लगता था। फिर रिड्यूस कर दिया गया है जो फिशरीज या फिश सेक्टर में जो फिश का खाना होता है ना, उस पर टैक्स लगता था तो वो भी कम कर दिया गया है 5%। फिश फीड पर, ओके, ये चीज़ है। फिर एग्जेम्प्टेड किया गया है कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मान लीजिए आपको सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाना है तो सोलर सेल चाहिए होता है, तो उस पर सरकार बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाती थे तो उस पर भी रिडक्शन हो गया है। एग्जेम्प्टेड मोर कैपिटल गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि सोलर सेल हो गया या उसके पैनल्स वगैरह हो गया, उस पर भी। और यहाँ पर कस्टम ड्यूटी, ओके, कस्टम ड्यूटी जो कि क्रिटिकल मिनरल्स, मैंने पहले ही बताया था ना, क्रिटिकल मिनरल्स पर सरकार बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ओके, तो उस पर भी क्या हो गया है, रिडक्शन हो गई है, कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगेगा। तो ये चीज़ रह गई थी तो इसमें भी मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ है जिस पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी का रिडक्शन किया है, तो यहाँ पर एक बार इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए,
ओके तो यहाँ पर हमने बजट को पूरे डिकोड किया और मैंने ट्राई किया कि एज सिंपल एज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ स्टूडेंट। ओके तो यहाँ पर जो पीडीएफ है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ पर जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में, जितना एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो बजट से क्वेश्चन आता ही है और इन्हीं सब चीज़ों से आएगा, जो जो मैंने आपको बोला है पॉइंट उस पर से आएगा। तो स्टूडेंट होप आप सभी को सही लगा होगा बजट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी नए इस क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।